अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू की है, सेकंड ईयर की, चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं। तो ये टॉपिक करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह आपका बहुत जल्दी सारा सिलेबस रिवाइज़ करवाऊँगा। तो टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये टॉपिक खासा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो इसको आप ध्यान से समझें सारा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको पता है कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब अगर बात की जाए इसके सोर्सेज की, तो इसके जो मेन सोर्सेज हैं ना, वो 4 हैं। कोल है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स। ये 4 इसके मेन सोर्सेज हैं। अगर बात करें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ये अब करते हैं। पहला जो इसका सोर्स है वो है कोल, यानी कि कोयला। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। तो अब कोयले के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। कोयला असल में एक ब्लैक कलर सॉलिड होता है। ये आपने देखा भी होगा। तो ये एक ब्लैक कलर ना सॉलिड होता है। और ये बनता कैसे? ये बनता है कार्बोनाइजेशन के अमल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनाइजेशन अमल क्या है? जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी को जब हम कोयले में चेंज करते हैं ना, तो उस अमल को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। अब ये कहाँ से लकड़ी आती है? जो डेड प्लांट्स मर जाते हैं ना, ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होती रहती है। बहुत स्लो प्रोसेस है। अच्छा, प्लांट्स जो डेड हो गए, ज़मीन के नीचे दफन हो गए, उनकी डिकम्पोजिशन होती रही, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुई या केमिकल डिकम्पोजिशन हुई। उससे क्या होता है कि वो लकड़ी चेंज हो जाती कोयले के अंदर। इस अमल को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। वुड चेंज इनटू कोल। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये कम अज़ कम 500 मिलियन सालों में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम इसके वो स्टेप्स पढ़ते हैं कि किस तरह है जो लकड़ी है वो कोयले में चेंज होती है। तो पहले जो लकड़ी है ना, उस पर होती है बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिससे वो चेंज हो जाती है पीट के अंदर। ये भी कोयले की एक किस्म है। अब पीट को जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है तो वो चेंज हो जाता है लिग्नाइट के अंदर। और लिग्नाइट को जब प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो वो बिटुमिनस कोल के अंदर हो जाता है। और जब बिटुमिनस कोल को प्रेशर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो एंथ्रासाइट में चेंज हो जाता है। तो ये एक ना छोटा सा उसकी स्कीम है कि किस तरह लकड़ी जो है वो कोयले के अंदर चेंज होती है। तो इसके बाद अगला हमारे पास आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अच्छा, अब कोयला तो बन गया, मतलब लकड़ी से कोयला बन गया। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हवा की अदम मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ एयर में, कोयले को गर्म करना, हीट करना, इसको आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है कि कोल हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में अगर कोयले को गर्म करें तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और जब कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उससे ये कुछ हमें फ्रैक्शंस मिलती हैं, जैसे कि कोक है। कोक जो है ना, ये प्योर कार्बन है, ठीक है। ये भी कोयले का एक हमें फ्रैक्शन मिलती है। कोल तार क्या है? ये लिक्विड है और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जो हमारे पास कोल गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिक्सचर है किसका? हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये मिक्सचर है इन 3 चीज़ों का। तो ये आप बता सकते हैं कि अगर जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कोल की करते हैं तो उससे हमारे कुछ फ्रैक्शंस मिलती हैं, जैसे कि कोक है, कोल तार है या कोल गैस। कोक क्या था? प्योर कार्बन है। कोल तार क्या है? ये एक लिक्विड होता है और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और कोल गैस ये मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब अगर बात करें कोल रिसोर्सेज, हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 184 बिलियन टन हमारे पाकिस्तान के ज़खायर में मौजूद है कोयला। तो इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कोल इंडस्ट्री को काम हुकूमत कर रही है। अब इसके अगर यूज़ की बात की जाए तो इसका मेन जो यूज़ है ना, तकरीबन 80% वो तो है ईंटों को पकाने के लिए। मेन जो इसका इस्तेमाल है 80% वो तो है ईंटों को पकाने के लिए, जो भट्ठों में इस्तेमाल होता है।
कुछ इसका इस्तेमाल है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, यानी कि घरेलू ईंधन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा इसका कुछ इस्तेमाल है जनरेट पावर, यानी कि कोयले के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जैसे कि ये साहिवाल में पावर प्लांट जो लगा हुआ है वो कोयले पर चल रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कोल के बारे में ना थोड़ा सा चीज़ें थी, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है? ये लो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। अब लो हाइड्रोकार्बन क्या है? जैसे कि आपके पास आ जाता है मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके पास क्या आते हैं? ये लो हाइड्रोकार्बन में आते हैं। जो लो हाइड्रोकार्बन हैं उनका ये मिक्सचर है नेचुरल गैस। अच्छा, उसके बाद नेचुरल गैस के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है ना, तकरीबन 85% वो मीथेन गैस मौजूद होती है। और ये बनता कैसे? जब ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन होती है तो उससे नेचुरल गैस बनता है। अब अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो नेचुरल गैस भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। और तीसरा घरेलू और इंडस्ट्री फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सिंपल से यूज़ हैं पावर जनरेशन के लिए फर्टिलाइज़र और सीमेंट इंडस्ट्री में, और डोमेस्टिक और इंडस्ट्री फ्यूल में इस्तेमाल होते हैं। अब तीसरा जो मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की अगर तारीफ़ की बात की जाए तो जो मिनरल ऑयल होता है ना, यानी कि जो हमने ज़मीन या रॉक से निकाला होता है, उसको अगर रिफ़ाइन कर दें, साफ़ कर दें, जो मिनरल ऑयल की रिफ़ाइंड फॉर्म है ना, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। और जो मिनरल ऑयल की अनरिफाइंड फॉर्म है, जब हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं तो जिस कलर में या जिस नेचर में वो होता है ना, उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल में क्या फ़र्क है। तो पेट्रोलियम क्या है? मिनरल ऑयल की रिफाइंड फॉर्म को हम पेट्रोलियम कहते हैं, और अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल को हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल कहते हैं। अब क्रूड ऑयल क्या होता है? ये एक ब्लैक कलर्ड लिक्विड है, ठीक है, और ये डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। अच्छा, अब ये जब हम नीचे से क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं तो फिर हम इसकी क्या करते हैं? इसको रिफ़ाइन करते हैं। किसके लिए? इसकी फ्रैक्शंस हासिल करने के लिए। अब उसके लिए हमारे पाकिस्तान में 4 रिफ़ाइनरीज़ लगी हुई हैं। उनमें पहली जो है वो अटक ऑयल रिफ़ाइनरी जो रावलपिंडी के करीब लगी हुई है, और इसकी जो रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी है वो 1.25 मिलियन टन्स है। और अगर दूसरी ये पाक अरब रिफ़ाइनरी ये महमद कोट मुल्तान के करीब लगी हुई है, और तीसरी हमारे पास कराची ऑयल रिफ़ाइनरीज़ है, और 2 बल्कि कराची में ऑयल रिफ़ाइनरीज़ लगी हुई हैं जिनकी कैपेसिटी जो है रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी वो 2.13 मिलियन टन्स जो ऑयल है ना उसको रिफ़ाइन कर सकते, क्रूड ऑयल को। तो ये रिफ़ाइनरीज़ हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास एक चीज़ और आती है, वो है चौथा जो सोर्स है इसका, वो हमारे पास आता है फॉसिल फ्यूल्स का। तो फॉसिल फ्यूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? रेमिनेंट्स होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के। अब जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं ना, जो मर जाते हैं, ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं, उनकी जो बाकियात बचती हैं ना, उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो ये 4 सोर्सेज थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।